बच्चों, तो जैसे कि हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने पढ़ा कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस, सोनेरस, इन सब के बारे में हमने जाना। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में एक चीज थी एक्वा रीजिया, बता देते इसके बारे में। याद है क्या था? ये कराया था लास्ट टाइम। क्या था? जब मैं HCl प्लस नाइट्रिक एसिड लेती हूँ, इन दोनों डिल्यूटेड फॉर्म में लेती हूँ मैं, क्या HCl और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को मिलाती हूँ किस रेशो में? 1:3, यानी 25:100 करोगे तो क्या आएगा? मतलब ये जो HCl होगा 25%, नाइट्रिक एसिड 100%, इस रेशो पे लिया, 1:3 में लिया। एक जो मिक्सचर बनाया, कंपाउंड जो बना है यहाँ पे, वो क्या होगा? वो किसी भी मेटल को पिघला सकता है। अगर वो गोल्ड होगा उसे भी पिघला देगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम गोल्ड की ज्वेलरी को पॉलिश कराने को देते हैं, तो वो लोग करते हैं क्या है, मान लो गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, गोल्ड थोड़ा सा पुराना हो गया, तो अगर इस एक्वा रीजिया में डालेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर की जो परत है वो मेल्ट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और नीचे की परत आ जाएगी, तो वो शाइन करेगा गोल्ड। ठीक है, एक्वा रीजिया के बारे में बता दिया था मैंने। दूसरा मैंने आपको बताया था एक आयोनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जैसे Na था, प्लस था, Cl माइनस था, इसकी बैलेंसी होती है 11, इसकी बैलेंसी होती है 70। तो हमेशा याद रखना, मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि उनके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 ऐसे मेटल्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बात करूँ नॉन मेटल्स की, क्लोरीन एक एग्जांपल है नॉन मेटल का, तो क्लोरीन के जो लास्ट ऑर्बिट में मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 6 5, है ना, या 5 6 7 भी लिख सकते हैं। तो इनमें क्या होंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्योंकि इनको अपना ऑर्बिट पूरा करना होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और जो मेटल्स होते हैं करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये अपना बैलेंसी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, है ना, और ये उसे ले ले। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? अपने चार्जेस को एक्सचेंज करके इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, है ना, यहाँ लिख देती हूँ। आयोनिक कंपाउंड से कुछ प्रॉपर्टीज बताई जा रही, तो क्या है? पहली चीज, अगर मान लो कोई आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है, अगर मैं उस पर कोई हथौड़ा या कुछ मारूं तो क्या होगा? मान यहाँ पे ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, Na प्लस यहाँ पे Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। जब मैं कोई चीज मारती हूँ ना, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे ये सेम साइन वाले ना एक साथ आ जाते हैं, एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं, दूर भागते हैं सेम साइन वाले। तो अगर मान लो मैंने NaCl लिया, उस पर कुछ चीज मारी, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, बिटर मतलब टूट जाएगा, है ना। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्यों होता है हाई? क्योंकि इनके बीच में अब चार्ज को एक्सचेंज करके बॉन्ड बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, तो इनके बीच में एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। मान लो यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया है, तो इनके बीच में जो फोर्स है जिससे बंधे हुए, वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे स्ट्रांगली इनका बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से
इनको मेल्ट या बॉईल करने के लिए हमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक होगा, स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि ये लोग ना पानी में घुल सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, पानी में घुल सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्यूबल इन वाटर, पर सिर्फ पानी में, ये है ना। केरोसिन ले लो या पेट्रोल ले लो तो उसमें ये घुलते नहीं है, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। दूसरा, जब इन्हें ये मेल्टोस फॉर्म में होते हैं, यानी पिघले हुए फॉर्म में होते हैं एक तरह से, ठीक है। जब जैसे मैं बहुत ज्यादा हीट दूं, मान लो मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, इसको मैंने बहुत ज्यादा हीट दी, 800 सेल्सियस ऐसा कुछ 300 सेल्सियस पे ले गई, तो ये क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। उस फॉर्म में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। दूसरी चीज, अगर ये एक्वस फॉर्म में, मतलब क्या करूँ, सोडियम क्लोराइड को किसी मिक्सचर पानी में मिला दूं, उस समय भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को मैं अपने अंदर से पास होने देगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रहेंगी, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। और तीसरी चीज क्या थी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कब होते हैं, जब ये एक्वस फॉर्म में होते हैं या मेल्टोस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज याद है रिएक्टिविटी सीरीज। पहला क्या था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, फिर सिल्वर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, Hg, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम एंड सोडियम। बट ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी जब, तो उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे कि जाने कैसे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसके लिए दो चीज करी थी उन्होंने। पहले तो उन्होंने क्या करा, मतलब एयर एंड वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो जिसने ज्यादा जल्दी रिएक्शन करा वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जिसने कम जल्दी रिएक्टिव करा वो क्या है, कम रिएक्टिव है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या करा, उन्होंने टेम्परेचर के साथ देखा, जो ज्यादा जल्दी गर्म हो रहा है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव, और जो कम टेम्परेचर में भी रिएक्ट कर रहा है वो क्या हो गया, कम रिएक्टिव, ठीक है। बात करूं मैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, पोटेशियम एंड सोडियम की, तो ये ना इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं कि अगर मैं सिर्फ एज अ रूम टेम्परेचर पे इनको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं, ठंडे पानी के साथ, तब भी रिएक्शन करेंगे, है ना। पोटेशियम है ना, पोटेशियम एक धातु है, फॉर्म रहने। फिर H2O के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया तो ये सिंपली क्या देगा मुझे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि रूम टेम्परेचर पे भी ठंडे पानी से रिएक्शन कर जाएगा। सोडियम भी यही करेगा, सेम। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी, सेम वही सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे साथ ही साथ क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। हाइड्रोजन के साथ क्या रिलीज होती है, हीट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हीट रिलीज होने से क्या होता है, ये हीट ना इस हाइड्रोजन को जला देती है, जिससे क्या होता है, मतलब वो फायर को कैच कर लेती है, सोडियम पोटेशियम। इसलिए क्वेश्चन भी बनाए, क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी में कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अगर इन्हें ऐसे ओपनली रख देंगे ना, तो जो हवा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, या फिर जो मॉइस्चर है उसमें पानी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन, क्या ब्रिगेशनरी रिएक्शन करेंगे और क्या कर लेते हैं, फायर, मतलब कैच फायर, यानी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें किसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। उसके बाद ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर से एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। उस कैल्शियम भी हमारा रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ, पर ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती।
रिएक्शन फिर हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज होगी। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही है वो ज्यादा एक्सर्मिक नहीं होती। तो होता क्या है, जब मैं कैल्शियम की रिएक्शन कराती हूँ पानी के साथ, तो एक जो हाइड्रोजन है ये क्या बनाता है, बबल्स बनाता है। ये क्या बनाएगा, बबल्स। इट क्रिएट्स बबल्स। देखो यहाँ पे बबल्स बनाएगा और जो कैल्शियम है वो हाइड्रोजन के बबल्स के कारण क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा पानी के ऊपर कैल्शियम। तो याद रहेगा, ये आया समझ में। उसके बाद ये तो होगा कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ गया, कहाँ से, NO से। देखो पोटेशियम एंड सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये जब इनके साथ रिएक्शन कराती हो ना, तो पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाएंगे। तो पानी ठंडा है भी है, मतलब नॉर्मल ठंडा पानी है ना, तब भी रिएक्शन कर जाएंगे। और इस बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और ये हीट जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, उसको जला देगा, जिससे क्या होता है, फायर कैच कर लेता है, वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो अगर उसको थोड़ी सी नमी मिलेगी पोटेशियम सोडियम को, तो वो आग पकड़ लेगा। सोडियम भी ऐसे करते हैं। आया समझ में। और कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम के साथ जो रिएक्शन होती है पानी के साथ, वो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती, जिससे क्या होता है, थोड़े से जो हाइड्रोजन निकला है वो बबल्स क्रिएट करेगा, और बबल्स पे क्या करने से क्या होगा, कैल्शियम जो है फ्लोट करेगा। ठीक है, रफ करो। yes. उसके बाद देखो, उसके बाद ये है हमारा मैग्नीशियम। जो हमारा मैग्नीशियम है ना, ये थोड़ा कम रिएक्टिव है। अगर सोडियम पोटेशियम की बात करूं तो थोड़ा कम रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन तो नहीं करेगा। किससे रिएक्शन करेगा, हॉट वाटर के साथ। यहां पर क्या लूंगी मैं, अगर मैं यहां पर लूं हॉट वाटर, कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो, बोलो ये चीज। देख घर पे वीडियो देखो, अभी तुम क्लास में हो, तुम घर पे वीडियो देखो। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। इसको उसके बाद क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, सेम हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद रहेगा ये चीज, मतलब समझ आ गई ना ये चीज। ठीक है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, इन सबसे कम रिएक्टिव है, तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। उसके बाद अगले, अरे लिख लिया, लिखो, सॉरी, ये भी लिखना है साथ के साथ। अब देखो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या है, मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। तो ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ना करेंगे हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर Na के नीचे कहाँ पे, कहाँ पे, NaCl, कैल्शियम। तो कोई रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है, याद नहीं रिएक्टिविटी सीरीज, कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है, कैल्शियम आएगा वहां पे। अब देखो, अब बात करो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब किस साथ रिएक्शन करते हैं, ये करते हैं तुम्हारे स्ट्रीम वाटर के साथ। मतलब भाप जो होती है, स्टीम वाटर जो होता है, उसके साथ रिएक्शन करेगा। एल्यूमिनियम H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, कैसा वाटर है, स्टीम वाटर। रिएक्शन कराऊंगी वही बनेगा मेरा सेम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज घट रही है, रिएक्शन करने के लिए हमें उतना ज्यादा हॉट वाटर चाहिए, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है ताकि वो रिएक्शन करे। ये लोग हो गए, ये लोग पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये लोग पानी के साथ रिएक्शन
नहीं करेंगे। ठीक है, सिल्वर कभी देखा है कि सोने को पानी में भिगोया और एक सेकंड कुछ और करा? नहीं, क्योंकि क्या है, ये लोग लीस्ट रिएक्टिव है। करूँ रफ? लिख तो मैं ये रफ कर दी बस। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करूं हवा से रिएक्शन करने की। ये था पानी के साथ रिएक्शन। अगर मैं जो एयर है, एयर के साथ रिएक्शन कराऊं तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब एयर के साथ भी रिएक्शन करेंगे, और इनके रिएक्शन करने पे इनमें से फ्लेम भी निकलती है वाइट और ऑरेंज कलर की, है ना। मैग्नीशियम भी रिएक्शन करेगा। ये सब जो रिएक्शन करते हैं ना, तो ये क्या बनाते हैं? जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन तो पता ही, आयरन पे जब रिएक्शन करते कैसा बनता है, वो इस पे परत चढ़ जाती है। तो इन सब पे क्या होता है, सभी जो रिएक्शन करते हैं ना कॉपर तक, ये जब रिएक्शन करते हैं तो इनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। जैसे आयरन रिएक्शन करता है हवा से, क्या होता है, आयरन के ऊपर एक हवा, आयरन के ऊपर क्या होती है, एक लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हम कहते जंग लग गया लोहे में। ठीक है, इतना ही था। उसके बाद अब हम देखते हैं मेटल की रिएक्शन किसके साथ? मेटल की रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ। तो तुम पढ़ के आए हो सेकेंड चैप्टर में भी। मान लो मेटल है मेरा सोडियम, एसिड है मेरा HCl, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? यहाँ मुझे मिलेगा सॉल्ट और H2O, यानी यहाँ मुझे मिलेगा NaCl और हाइड्रोजन गैस। इसमें कोई दिक्कत है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होना चाहिए? जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन करेगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मेटल की रिएक्शन कराऊं किसके साथ? डिल्यूटेड एसिड के साथ, मतलब ऐसा एसिड जो कम पावर वाला है, तो तब भी रिएक्शन सेम होगी। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक हमारा जैसे मेटल ले लो तुम, मैग्नीशियम है ना, और Mn, इनका रिएक्शन तुम कराओ किसके साथ? डिल्यूटेड एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये डिल्यूटेड फॉर्म में। ये सिर्फ मैग्नीशियम एंड मैलिन, इसको मैग्नीज कहते हैं शायद, है ना, मैग्नीज के साथ ही रिएक्शन करेगा। यहाँ पे जहां पे बनेगा मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, बाकी सबके साथ ही रिएक्शन डिल्यूटेड एसिड नहीं करते। डिल्यूटेड एसिड मैग्नीशियम के अलावा किसी साथ भी रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन याद है? मेटल एंड नॉन मेटल की, मेटल प्लस नॉन मेटल। जैसे यहाँ पे Na प्लस कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? सॉल्ट और H2O नहीं मिलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस कॉपर। यहाँ पे क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे मान लो ये मेटल A है ना, नॉन मेटल है, तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो मुझे यहाँ मिलता है सॉल्ट ऑफ मेटल A। मुझे सॉल्ट मिलेगा, क्लोराइड बनना है, किसका मिलेगा? जो मेटल A है उसका मिलता है। और यहाँ मिलता है मुझे नॉन मेटल, यहाँ मुझे मिलता है मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, याद रहेगा, समझ आया? ठीक है, ये थी इनकी रिएक्शन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ। मैंने तुम्हें लिखवाए थे एम्फोथेरिक ऑक्साइड, है ना। ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड
मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड इनमें से कैसे होते हैं? अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी कराऊं एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड में ले लिया जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे ले लिया HCl, रिएक्शन कराई, क्या मिलेगा मुझे? रिएक्शन नहीं होती, नहीं होगी रिएक्शन। पर मैं अगर कराऊं किसी बेस के साथ, मैं ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड, मुझे यहाँ क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, अरे यार, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस H2। क्योंकि देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जब मैंने मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो रिएक्शन नहीं होती। अगर मैं कोई बेस ले लूं, बेस में मैंने क्या लिया? बेस में मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में जिंक ऑक्साइड, इनकी रिएक्शन कराई, मुझे क्या मिला? सोडियम जिंकेट और H2। क्योंकि मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे? एज अ एसिड की तरह। तो मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं? एसिड की तरह। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहे हैं? सॉल्ट और H2O। सॉल्ट और H2O मुझे कब मिलता है? जब क्या हो रहा हो, बताओ जल्दी। सॉल्ट और H2O, हाँ, जब एसिड एंड बेस रिएक्शन कराते हैं मुझे क्या मिलता है? सॉल्ट और H2O। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा होता है? न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीकरण। तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है? यहाँ पे एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो मैंने भी तुम्हें क्या बताया कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड इन नेचर कैसे होते हैं? एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह। पर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे, उसे हम कहते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। करो टेबल रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे देखो, जैसे मैं ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया मैंने यहाँ पे। अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ और मैंने कराई सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? यहाँ मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2O। और यहाँ मुझे क्या मिलेगा? क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट और H2O, ठीक है। बुक में देखो रिएक्शन दे रखी है, बैलेंस कर रखा है बुक में, ठीक है। यहाँ पे देखो, बुक में देखो फटाफट। लिख लिया, लिख लिया। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये क्या कर रहा है? एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और क्या कर रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस का रिएक्शन कर रहा है। तो है तो ये मेटल ऑक्साइड, पर रिएक्शन एसिड के साथ भी कर रहा है, बेस के साथ भी कर रहा है। और यहाँ पे सॉल्ट और H2O दे रहा है, तो इन्हें कहते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड यानी मेटल उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। देख पीछे होगी यहाँ पे, ये रहा
है ना, NaCl। यहाँ पे बना ना सोडियम, देख सेम ये मिल गया, ठीक है, यहाँ पे O, ठीक है, ये आया समझ में, रफ करूं, इनके एग्जाम्पल लिखवा दूं कौन कौन से मेटल्स ऑक्साइड क्या होते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखवा दूं कौन कौन से मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोथेरिक होते हैं, इनके एग्जाम्पल लिखवा दूंगी, ठीक है। इसमें जिंक पड़ जाएगा, तो बोलते रहो, ये देख, अब देखो ये थी हमारे मेटल्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि हम मेटलॉजी के बारे में, मेटलॉजी क्या होती है, मेटलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे मेटल्स निकालते हैं, मेटल्स को कहाँ से निकालते हैं, दो जगह से मेटल्स मिलते हैं हमें, एक तो हमें मिलते हैं सी वाटर से, है ना, जो हमारा समुद्र का पानी होता है वहां से मेटल निकालते हैं, दूसरे हम कहाँ से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट मतलब जैसे हमारी अर्थ के नीचे जो जमीन है वहां से निकालते हैं, ठीक है। तो मेटलॉजी क्या है, मेटल्स के बारे में स्टडी, और दूसरा मेटल को जो निकालते हैं उसके प्रोसेस को जानना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मेटलॉजी के बारे में। मेटलॉजी का मतलब क्या है, मेटल्स को निकालने का जो प्रोसेस है उसके बारे में, ठीक है। पहले तुम समझो दो चीजों के बारे में, एक होता है मिनरल्स, मिनरल्स, दूसरे माने होते हैं ओर्स, ठीक है। अब देखो जो मेटल हम लोग निकाल रहे हैं कहां से निकाल रहे हैं, दो जगह से, एक सी वाटर से, दूसरा अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। अगर मुझे सी वाटर से मेटल निकालना है तो मुझे मेटल ऐसे मिलेगा कि पूरा पड़ा हुआ मेटल निकाल उठा के बस ले आऊं, इतना इजी तो नहीं है मेटल को निकालना। तो मेटल कैसे होता है, मेटल होता है मिक्स फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में जैसे पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में, है ना, जैसे पोटेशियम है वो कैसे मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में सी वाटर में, ठीक है। जो मेरा सोडियम है या जिंक है, जिंक कैसे मिलता है, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है, या मेरा मान लो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम मिल रहा है सल्फेट के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे मतलब एक कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या हुए, मिनरल्स वो कंपाउंड हुए जिनके अंदर मेटल होता है, मतलब मेटल भी होगा, मेटल के साथ साथ वो किसी कंपाउंड में फॉर्म में होंगे, क्योंकि वो क्या होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है अब देखो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये लोग सिंगल तो मिलेंगे नहीं, अकेले तो मिलेंगे नहीं, किसी न किसी साथ तो रिएक्शन आके बैठे होंगे। तो देखो अगर मुझे पोटेशियम निकालना है कहीं से, तो पोटेशियम मुझे मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा, आगे मैं प्रोसेस करूंगी तो मुझे प्योर पोटेशियम मिल जाएगा। तो मिनरल्स क्या हो गए, समझ आया। अब देखो दो तरह के मिनरल्स है, मान लो एक क्ले खेल मट्टी होती है, क्ले क्ले होती है, मान लो एक मैंने ले लिया मिनरल ए, बता दूंगी मिनरल ए का एग्जाम्पल दिखा दूंगी, मिनरल ए ले लिया, एक मैंने ले लिया मिनरल बी। अब देखो इस वाले जो मिनरल में क्या है, पोटेशियम कम मात्रा में, इस वाले पोटेशियम में क्या है, जो मेरा मिनरल है वो ज्यादा मात्रा, मेटल जो ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो मैं कौन से मिनरल में जाऊंगी, पहले मैं कहां से निकालूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से ज्यादा मेटल मिलेगा, क्योंकि देखो मेटल्स को निकालने का प्रोसेस होता है ना बहुत महंगा होता है, बहुत सारी मशीनें लगती है, बहुत सारा खर्चा आता है। तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो मिनरल बी की तरफ मैं जाऊंगी क्योंकि उससे मुझे ज्यादा मेटल मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल की क्वांटिटी ज्यादा हो, है ना, और इजी इकोनॉमिकली उनको ऑब्टेन करना इजी हो, तो वो क्या होते हैं, मेरे ओर होते हैं, ठीक है। इन्हें हिंदी में कहते हैं खनिज, सुना होगा न्यूज वगैरह में, खनिज भंडार सुना होगा ना, खनिज भंडार। और क्या होता है, अयस्क, ठीक है। तो देखो मिनरल्स में और का मतलब समझ आया, डाउट है कुछ, निहाल क्या होता है और
क्या आईएस क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताओ, लव जल्दी बता क्या होता है। अच्छा क्या होते हैं और देखो और टाइप ऑफ मिनरल का ही है। मिनरल क्या है? मेटल हमें किसी न किसी कंपाउंड में मिलेंगे, प्योर मेटल तो कोई मिलेगा नहीं, तो मेटल जिस कंपाउंड में मिलते हैं उसे हम कहेंगे मिनरल। यहाँ पे तो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड मेरा क्या है? पानी में मिला हुआ है, तो वो मेरे लिए मिनरल है। ठीक है, उसमें से मेरे को पोटेशियम चाहिए, तो मैं दो इधर मैं थप्पड़ लगा दूं, इधर देख लो। तो पहले अपना पढ़ ले, मेरा बढ़ा रहे बहुत ध्यान दे ले। मिनरल ए क्या हो गया? जिसमें कम मात्रा में पोटेशियम है। मिनरल बी जिसमें पोटेशियम ज्यादा मात्रा में है। तो मेरे लिए इकोनॉमिकली कौन सा इजी होगा? मिनरल बी निकालना। मैं उसको तरफ जाऊंगी। दूसरी चीज, अभी जो मिनरल्स होते हैं इनके ऊपर बहुत सारी गंदगी होती है ना, बहुत सारी, जैसे अगर तुम ऐसे भी देखो तो बहुत सारी डस्ट वगैरह होगी, उन्हें कहते हैं गैंग 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 पार्टिकल पढ़ा है? कितना हो गया? गैंग मिनरल समझ आया और समझ आया? ठीक है, हम गैंग पे आ जाओ। देखो गैंग मतलब क्या है? गैंग, सो गैंग पढ़ेंगे। ठीक है, गैंग का मतलब होता है जो भी मेटल्स होंगे उनके ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज है, ठीक है, जो भी ऐसा है, जो भी डस्ट वेस्ट मटेरियल है, जो भी गंदगी है, उसे बोलते हैं गैंग। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो प्रोसेस समझते हैं निकालना। तो मिनरल समझ आया और समझ आया, गैंग समझ आया। ठीक है, अब तुम्हारी बुक में ना इन और से मेटल निकालने का प्रोसेस दे रखे है 3। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स के साथ, एक कम रिएक्टिव मेटल्स के साथ, और दूसरा है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के साथ। ठीक है, तो देखते हो, चार्ट बनाओ तुम्हारी बुक पे, देखो चलो मैं जो प्रोसेस अलग करवाने का वो कल कराती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अभी जो जितना पढ़ाया है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इन्हें पढ़ना। जो प्रोसेस है निकालने का, 3 प्रोसेस है, इजी है, उनके बारे में मैं अगले क्लास में कराऊंगी। याद करा दो एक प्रोसेस है एनर्जी, पता है तुम्हारे से तो करा दो एक तो प्रोसेस आज है एनर्जी। चलो और उसको निकालने के देखो 3 प्रोसेस है। यहाँ एक तो है मोर रिएक्टिव मेटल्स को निकालने की दूसरा है जो मीडियम है, ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, मीडियम। लिखा नहीं होगा बुक में मीडियम लिखा है। एक दूसरा लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लो रिएक्टिव से। देखो 2 प्रोसेस ना हर मेटल के साथ होंगे, है ना। पहला प्रोसेस होता है कि जैसे मेटल है, मान लो ये मेटल है ना, ये मेटल है, मेटल बोल सॉरी मिनरल है। मिनरल को ना ऐसे कंप्रेस किया जाता है ना, यहाँ से भी दोनों साइड से कंप्रेस किया जाएगा पहले। ठीक है, अब बहुत बड़ा मिनरल है, कंप्रेस करा, उसके बाद उसे ग्राइंड किया जाता है। मतलब यहाँ पे कंप्रेस करा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर से क्या होता है, ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड मतलब मान लो जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पे छोटे छोटे मिनरल्स है, तो ग्राइंड करेंगे, वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी गैंग पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, क्या जाता है, उनको रिमूव किया जाएगा। अब देखो जितने भी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मोस्टली किससे मिलते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं।
किसकी फॉर्म मिलते हैं? सल्फाइड की फॉर्म में। तो कैसे, जैसे मान लो हमारा, हाँ एक प्रोसेस करा देती आज से, कई कल करा दूंगी, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है? 45 मिनट हो गए, चल कोई नहीं, अभी कल करा देती हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा। सल्फाइड की फॉर्म में जो मेटल्स मिलते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा होगा भाई, तो देख लो, जैसे जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एक होता है प्रोसेस रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, मैं इसको रोस्टिंग करूंगी। रोस्टिंग का क्या होता है, रोस्टिंग में मैं इसे जिंक सल्फाइड से बनाऊंगी जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा एंड प्रोडक्ट, एक मेरा बनेगा जिंक ऑक्साइड और मुझे मिलेगा यहाँ पे सल्फाइड गैस, ठीक है। यहाँ पे मैंने सल्फाइड की फॉर्म में जो मेटल्स मुझे मिले हैं उनको मैंने बनाया जिंक ऑक्साइड, सल्फाइड गैस अलग हो गई। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन पढ़ के आया, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन करा, ऑक्सीजन चला गया, यहाँ मुझे क्या मिला, खाली जिंक। कुछ मेटल तो ऐसे हैं कि उन्हें रिडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही ऑक्सीजन से अलग हो जाते हैं जब वो जिंक ऑक्साइड, जब भी मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आते हैं। तो मुझे यहाँ फाइनली क्या मिल गया, मेटल मिल गया जिंक, ठीक है। समझ आया? प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखवा दूंगी अगली वीडियो में। तो पहला क्या करा मैंने, मेटल्स को पहले मैंने, एक मिनट, मेटल को पहले क्रश करा, फिर ग्राइंड करा, फिर जितने भी गैंग पार्टिकल्स थे उनको मैंने रिमूव करा, इम्प्योरिटी जितनी भी थी उन्हें हटाया। अब देखो जो जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ज्यादातर किस फॉर्म में मिलते हैं मुझे, सल्फाइड के फॉर्म में। सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, मैं रोस्टिंग करूंगी, मतलब जिंक सल्फाइड है, ये कोई भी मेटल सल्फाइड है, उसको मेटल ऑक्साइड बनाऊंगी, सल्फाइड अलग हो गया, रिडक्शन करूंगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मुझे मेटल मिल जाएगा। ऐसे प्रोसेस इनके पढ़ने हैं, तो यही पे आज की क्लास में खत्म करते हैं। इसी के साथ मैं आज आपको मेटल एंड नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटीज सीरीज में मैंने आपको बताया कि वो केमिकली कैसे रिएक्शन करते हैं, पानी के साथ कैसे करते हैं, हॉट वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। मैंने आपको उनको अलग करने के मेटलॉजी के बारे में बताया। हमने फर्स्ट वाले पढ़ लिया, अगली क्लास में हम सेकेंड दो जो रह रहे हमारे प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आई होप आप लोग घर पे जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार बुक से जरूर पढ़ेंगे या फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करेंगे। होमवर्क ये है कि सबको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है ना, और उनको लिखना है कि वो